अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स मिंगल। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू फ्रिज परचेज करना चाहते हैं और कंफ्यूजन में है कि आपको नॉन इन्वर्टर फ्रिज परचेज करनी चाहिए या इन्वर्टर फ्रिज, तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी जो भी न्यू होने वाली वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन्वर्टर फ्रिज लेनी चाहिए या नॉन इन्वर्टर, और इन दोनों में से कौन सी फ्रिज बेस्ट है, ठीक है। और इनका मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा, ठीक। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसकी रिपेयरिंग कॉस्टली है और किसकी रिपेयरिंग जो है वो कॉस्टली नहीं है। तो फ्रेंड्स, और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी फ्रिज जो है कितनी जो वोल्टेज पे चल जाती है, कितने वोल्टेज पे नहीं चलती, ठीक है, और इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अब जिस तरह के रमजान का महीना है, ठीक है, बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स पर और डिस्काउंट लगा होता है, ठीक है, और आप जब फ्रिज परचेज करने जाते हैं, ठीक है, आप देखते हैं इन्वर्टर फ्रिज पर उन्होंने डिस्काउंट लगाया था, जबकि नॉन इन्वर्टर फ्रिज पर उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं लगाया होता। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर फ्रिज आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टर फ्रिज का जहाँ पर फायदा उसके साथ साथ उसका नुकसान भी है। तो फ्रेंड्स, उसका नुकसान ये है कि उसमें आपकी जो रिपेयरिंग है वो बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप फ्रिज परचेज करने जाते हैं इन्वर्टर, तो आप डीलर आपको कहते हैं कि इसके अंदर स्टेबलाइजर लगा हुआ है, जो कि ये सच नहीं है। इसके अंदर कोई स्टेबलाइजर नहीं लगा होता, इसके अंदर बल्कि एक पीसीबी किट लगी होती है कंप्रेसर के साथ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये पीसीबी जो किट होती है, ये इसका काम ये होता है कि जो वोल्टेज होते हैं, ठीक है, कम वोल्टेज, अगर आप आपकी फ्रिज ने 220 वोल्टेज पे चलना है, लेकिन आपके जो वोल्टेज आ रहे हैं 180, ठीक है, 170, तो लेकिन इस किट का फायदा ये होता है कि जो आपकी फ्रिज है वो इन वोल्टेज पर भी चल जाती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो फ्रेंड्स, ये इन्वर्टर फ्रिज है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है जितनी कि नॉन इन्वर्टर फ्रिज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। इलेक्ट्रिसिटी का अंदाजा यहाँ से लगा लें कि अगर आपकी जो इन्वर्टर फ्रिज है वो 0.5 एम्पेयर ले रही है, यानी कि आधा एम्पेयर ले रही है, तो जो आपकी नॉन इन्वर्टर फ्रिज होगी वो 0.6 या 7 एम्पेयर लेगी। सब इनकी इलेक्ट्रिसिटी का इतना सा फर्क होता है कंज्यूमिंग का। मैं आपको बताता हूँ इसकी जो रिपेयरिंग है वो महंगी क्यों है। तो फ्रेंड्स, जो आपने देखा ये तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, तो जो पीसीबी किट लगी होती है कंप्रेसर के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कॉस्ट है वो तो करीबन ये मिनिमम इसकी जो कॉस्ट होती है 80 to 8500 होती है, ठीक है, उससे या इससे अबव होगी। क्योंकि फ्रिज एक साल के अंदर खराब होती है, तो कंपनी वाले, आप कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, कंपनी वाले आते हैं, तो आपको उसके कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, ठीक है फ्रेंड्स। तब तो आपको लगता है कि ठीक है, ये इन्वर्टर फ्रिज है, आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, कंपनी भी आपके साथ कोऑपरेट कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी आपकी फ्रिज एक साल से बाहर होती है, यानी कि उसको एक साल हो जाता है आपको परचेज किए हुए, उसके बाद आपकी फ्रिज जब मसला करती है, अगर उसकी पीसीबी किट खराब होती है, तो फ्रेंड्स आपको हर दफा पीसीबी किट चेंज करवाने का 80 to 8500 चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, लेकिन वहीं पे अगर नॉन इन्वर्टर फ्रिज अगर आपकी एक साल के बाद खराब होती है, उसके अंदर ये एक रिले लगी होती है, रिले ओवरलोड, ठीक है, जिस तरह आपको ये तस्वीर में नजर आ रहा है। तो फ्रेंड, इस पर अगर आप इसको चेंज करवाते हैं, वारंटी में तो आपका ये फ्री चेंज होगा, लेकिन अगर ये वारंटी से बाहर हो जाती है, अगर उसके बाद आप ये चेंज करवाते हैं, तो आपका ये सिर्फ मैक्सिमम 1000 to 1500 तक चार्ज आपको पे करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इनके कंप्रेसर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इन्वर्टर फ्रिज में जो कंप्रेसर यूज हो रहा है वही टेक्नोलॉजी नॉन इन्वर्टर फ्रिज में भी यूज होती है, लेकिन इनमें फर्क ये होता है कि जो इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर है वो सिर्फ ये जो पीसीबी किट है इससे ही चलता है, इसके बगैर ये नहीं चल सकता। जिस वजह से अगर ये पीसीबी किट खराब होती है तो जरूरी है कि आपको ये पीसीबी किट चेंज करवानी पड़े। लेकिन फ्रेंड, जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज है, इसका जो कंप्रेसर है ये रिले ओवरलोड से चलता है, ठीक है, और ये रिले ओवरलोड अगर खराब भी हो जाती है तो इसकी इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं है, तो आपको इजीली परचेज करके लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शोरूम वाले या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कहते हैं कि इसके अंदर स्टेबलाइजर है, ठीक है, ये जो लाइट कम कंज्यूम कर रहा है, जिस तरह का आपको मैंने पहले बता दिया, इसके अंदर कोई स्टेबलाइजर नहीं होता। नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर फ्रिज तकरीबन ये सेम लाइट ही कंज्यूम करते हैं। अगर इनकी प्राइस की बात करें, तो जहां पर आपको नॉन इन्वर्टर फ्रिज 80,000 में मिल रही है, वहीं पर उसी साइज की फ्रिज जो इन्वर्टर होगी वो आपको 90 to 95,000 में मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनकी प्राइस भी देख रहे हैं तो इनकी प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, आपकी ये पीसीबी किट जब खराब हुई थी, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप एक दफा चेंज करेंगे, लेकिन उसकी जब भी आपका टेक्नीशियन होगा वो पीसीबी किट चेंज करके जाएगा, ठीक है, वो आपको इसकी 1 मिनट की भी गारंटी नहीं देगा, जो कि कंपनी भी नहीं देती वारंटी के बाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वो चेंज करके जाता है और आपकी फिर से खराब हो जाए पीसीबी किट, चाहे वो 10 दिन में खराब हो जाए या 1 मंथ में खराब हो जाए, फिर से आपको 80 to 8500 चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वहीं पे अगर नॉन इन्वर्टर फ्रिज को कंपेयर किया जाए, तो अगर उसकी रिले ओवरलोड खराब होती है दोबारा से, लेकिन आपको इतना उस पर आपको कॉस्ट नहीं आती,
ٹھیک ہے، آپ کو اتنے چارجز پے نہیں کرنے پڑتے. تو فرینڈز اس سے اور انورٹر فریج اس کی ریپیئرنگ پر چارجز پے کرنے کے بعد آپ اس سے تنگ آ کر پھر آپ فیصلہ لیتے ہیں کہ آپ اپنی فریج کا جو ہے کمپریسر چینج کروا لیں. آپ کمپریسر چینج کرواتے ہوئے فریج ایسے ٹیکنیشین کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جس کو انورٹر ٹیکنالوجی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تو آپ کی جو فریج ہے وہ کمپریسر چینج کرتے ہوئے مزید خراب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ تنگ آ کر اپنی فریج کو جو ہے سکریپ کر دیتے ہیں. تو فرینڈ اس لیے میرا آپ سب کو بہترین مشورہ یہ ہے کہ آپ جب بھی فریج پرچیز کریں، ٹھیک ہے، تو نان انورٹر فریج ہی پرچیز کیجیے گا. ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ انورٹر فریج کے نقصان ہی اس کے فائدے بھی ہیں، لیکن پھر بھی میرا جو آپ کو اپنا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ آپ جب بھی فریج پرچیز کرنا چاہیں تو آپ نان انورٹر ہی پرچیز کیجیے گا، تاکہ آپ اس کی جو ریپیئرنگ کی کوسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچ سکیں. فرینڈز آپ کی جو لائٹ ہے اپ اینڈ ڈاؤن جب ہوتی ہے تو جو انورٹر فریج ہے اس کی پی سی بی کٹ کا، اس کے کمپریسر کے خراب ہونے کے چانسز نان انورٹر فریج سے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو فرینڈز میں نے آپ کو ان کا کمپیریزن بتا دیا انورٹر کا اور نان انورٹر فریج کا. تو فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا.